हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीयू बीएड फॉर दिस ईयर, सो दिस इज़ द परफेक्ट वीडियो विच यू आर वॉचिंग हेयर। और आज की इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो की तरह ही हिस्ट्री से कंटिन्यू करेंगे और हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो हिस्ट्री में अगर आपका कोई डाउट है कि आपको कन्फ्यूज़न है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो इस वीडियो के बाद आपकी वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आपके पास एक क्लियर कट सिलेबस होगा कि हिस्ट्री के लिए आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है और क्या सिलेबस आपका हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ बन जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार की वीडियोस एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस प्लस जितने भी डीयू बीएड से रिलेटेड अपडेट होते हैं वो आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जो पहला हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है डीयू बीएड प्रिपरेशन के लिए, तो वो है आपका भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये आपका बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, भारत में राष्ट्रवाद। इवन there is a chapter in the NCERT book भारत में राष्ट्रवाद, I think in 9th class NCERT book। तो अगर आपके पास NCERT की सारी बुक्स हैं क्लास 12 तक, मैं कहूँगा क्योंकि आपको क्लास 12 तक की NCERT की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके वहाँ से ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको अपनी NCERT बुक से पढ़ना है। आपको ये डायरेक्ट चैप्टर मिल जाएगा, तो उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, नोट्स बना लें और भारत में राष्ट्रवाद का जो टॉपिक है वो फिनिश करें। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक जगह आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, चाहे आपका वो जामिया बीएड हो, BHU बीएड हो, DU बीएड हो या फिर DU बीएड स्पेशल हो, इवन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो गांधी के जो आंदोलन हुए थे, गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए थे 1915 के बाद, जब भारत में आए थे 1915 में, उसके बाद से लेकर 1945-46 तक जितने भी 47 तक जो भी काम किया उन्होंने, जितने भी आंदोलन चलाए उन्होंने, उन आंदोलन की डेट प्लस उनकी विशेषता, कब चलाया, क्यों चलाया, कैसे चलाया, किन किन लोगों ने उनका साथ दिया, किन किन लोगों ने नहीं दिया, तो जितनी भी डिटेल्स हैं उनके आंदोलनों के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, एक सीक्वेंस वाइज में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, 1915 से लेकर फिर 1915, 16, 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, इस तरह से आपको एक सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। और लास्ट में 42 जो आपका लास्ट था भारत छोड़ो आंदोलन, वो 1942 में आपका लास्ट आंदोलन चलाया गया था गांधी जी की तरफ से। तो इस तरह से गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे वो आपको ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो अगर आप DU बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो NCERT से फैक्ट तो आपसे पूछे ही जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके NCERT का। 9th क्लास की NCERT में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, यहाँ से जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं उनके नोट्स बनाएं और इस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर आपका आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी मैं कहूँगा। तो ये भी आपको 9th क्लास के NCERT में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो आप याद रख सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो आपको लास्ट में रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, वरना आप ऐसे अभी चैप्टर पढ़ेंगे और बाद में फिर वो चैप्टर भूल जाएंगे। तो इससे बेटर होगा कि आप उनके नोट्स बनाकर चले, तो कि जो कि आपको लास्ट रिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, 5वां टॉपिक है इसका वैश्वीकरण और भारत पर प्रभाव। बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैं कहूँगा कि जब वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी, इवन वैश्वीकरण का आपसे मीनिंग भी पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई और वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत ने किस प्रकार से वैश्वीकरण को प्रभावित किया। तो इस तरह से वैश्वीकरण के बहुत सारे फ़ायदे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं अपने भारत के ऊपर ग्लोबली। तो वो चीज़ें भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि वैश्वीकरण क्या था, उसने किस प्रकार से पूरे विश्व को प्रभावित करा, पूरे भारत को प्रभावित करा।
तो वैश्वीकरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप कवर कर लेना। नेक्स्ट है फिर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद एवं महिलाओं की भूमिका, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। जैसे आपका हिटलर हो गया या फिर नाज़ीवाद हो गया, तो वो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से आया, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रांसीसी क्रांति को आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। वो भी एक लाइक बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। जैसे जामिया बीएड था, उसमें तो डायरेक्टली आपसे डेट पूछी जाती थी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, या फिर फ्रांसीसी क्रांति के बाद सबसे पहले समानता और स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ मिला, तो फ्रांस में मिला था। तो इस तरह से आपको यूरोप में राष्ट्रवाद एवं महिलाओं की भूमिका के बारे में पढ़ना है। ये भी एक चैप्टर है जो कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आपको 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में 19वीं शताब्दी में बदलती महिलाओं की स्थिति, अच्छा टॉपिक है। इसमें आपका जितने भी समाज लाइक आपके जो दयानंद सरस्वती हो गए और इसके अलावा फिर ज्योतिबा फुले हो गई, फिर और जितने भी लोग हैं जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास किए हैं और आंदोलन चलाए हैं, तो उन आंदोलनों के बारे में और महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से सुधरी है, किस प्रकार से कानून आते गए, सती प्रथा के खिलाफ आए, सती प्रथा बंद हुई, विधवा पुनर्विवाह चालू हुआ। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति में जो भी सुधार आए हैं, उन सुधारों में किन लोगों का योगदान रहा है, प्लस वो सुधार किस प्रकार से लाए गए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको बताता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जो आपका प्राचीन काल के बारे में। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए प्राचीन काल के बारे में, पाषाण काल और नवपाषाण काल में क्या क्या बदलाव हुए थे। लाइक जो आपकी एकदम ओल्ड हिस्ट्री है, जो आपकी मैं कहूँगा कि जो स्टार्टिंग जब हिस्ट्री की होती है तो आपका पाषाण काल और नवपाषाण काल देखने को मिलता है। इसी के अंतर्गत आपको आपकी हड़प्पा सभ्यता जो कि कांस्य युगीन सभ्यता है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और जैसे आपका जो हिस्ट्री है उसको भी कुछ 2-3 भागों में बांटा गया है, जैसे प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और इससे पहले भी एक काल था, याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से वो डिटेल्स आपको जो प्राचीन काल जो है हिस्ट्री का वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि ये प्राचीन काल में किस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था और किस प्रकार से हिस्ट्री वहाँ से चलती हुई फिर 6ठी शताब्दी लाइक जितने भी बदलाव होते गए बड़े बड़े 6ठी शताब्दी में आते आते बहुत सारे बदलाव हुए। आपको बुद्ध धर्म, जैन धर्म देखने को मिलेंगे। फिर उसके अलावा फिर आगे जैसे ही बढ़ते हैं आप तो आपको बहुत सारी चीज़ें और बदलाव देखने को मिलते हैं। तो वो सारे बदलाव किस प्रकार से आए, कैसे कैसे बदलाव आए, क्या क्या बदलाव आए, तो वो आपको याद होने चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मैं पाषाण काल और नवपाषाण काल को पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो कि आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगा, इवन आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो ये टॉपिक्स आप ज़रूर पढ़ लेना। आई होप आप सभी ने ये सारे नोट डाउन कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। अगर नहीं तो मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे भी PDF प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार की वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।